जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। ये जो क्लास है, जो मैंने क्लास 8 के टेक्निकल के 35 क्वेश्चन डाले थे, उसका नेक्स्ट पार्ट है। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो पहले 35 मिले, अब फिर ये 35 होगा, फिर कल मैं 30 क्वेश्चन और डाल दूंगा। तो ये वो क्वेश्चन है, आइए इसको बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। देखिए, वही एग्रीकल्चर का डेट 28/1/2005 को हुआ था, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, What type of motor is used in a food mixture? फूड मिक्सचर में किस प्रकार के मोटर का हम यूज करते हैं? तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है यूनिवर्सल मोटर। ये यूनिवर्सल मोटर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्योंकि यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, जो एसी एंड डीसी दोनों के उसमें काम करता है, और मेनली इसमें रखता है एसी को बोला जाता है एसी सीरीज मोटर, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा इसको। फिर बोल रहा है एसिडिटी टेस्ट। देखिए, ट्रांसफार्मर के ऑयल से ना पहले भी एक क्वेश्चन आया था, अभी फिर से यही क्वेश्चन आ रहा है कि एसिडिटी टेस्ट ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए किस लिए जो कंडक्ट करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, किसके प्रेजेंस में होने के लिए हम लोग ये एसिडिटी टेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑक्साइड। आपको पता है वाटर के लिए हम कौन सा टेस्ट करते थे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि पिछले 35 क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आया था कि अगर किसी ट्रांसफार्मर ऑयल में वाटर है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल से बहुत क्वेश्चन है। द ऑयल फिल्ड इन द ट्रांसफार्मर टैंक इज डैश। ये वेजिटेबल है ना, ये वेजिटेबल हो गया। क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल या इंजन ऑयल। तो आंसर नंबर डी है मिनरल ऑयल, ठीक है। थोड़ा बहुत देखिए इधर उधर होगा तो आप संभाल लीजिएगा। आपको मालूम है कि टाइप वगैरह मैं ही कर रहा हूं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। लिखा है अगला क्वेश्चन, The temperature gauge used in the transformer is to indicate the temperature of the। किसके लिए टेम्परेचर गेज जो हम लोग लगाते हैं, वो किसके टेम्परेचर को बताता है भाई? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वाइंडिंग्स, टैंक, कोर, या ऑप्शन नंबर डी ऑयल है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑयल। ऑयल के ही टेम्परेचर को ये क्या करता है, बताता है टेम्परेचर गेज, ठीक है। The value of the transformation ratio of the step-up transformer will be। क्या होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का? आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये होता है V2/V1 इक्वल टू T2/T1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू I1/I2। यही होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। होता क्या है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है ना, जैसे यहाँ पर मैं 100 वोल्ट दे रहा हूँ, तो मेरे को सेकेंडरी साइड में करीब मेरे को 1000 वोल्ट मिल जाए, ऐसे टाइप का कुछ होगा ना। मतलब V1 और ये V2 है, तो यहाँ पर जो V2 होगा ना, हमेशा V1 से बड़ा होगा। तो अगर V2 बड़ा होगा ना V1 से, तो जो भी आंसर आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। तो मोर देन 1, आंसर क्या होगा? मोर देन 1। यही स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन होता है, तो उसके लिए ये वाला आंसर हो जाता है हमारे लिए। उसके लिए लेस देन 1 ये वाला आ जाता है स्टेप डाउन के लिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हमको मल्टीपल सॉल्यूशन करके भेजना है। माफ करिएगा, तबीयत ठीक नहीं है। कंटिन्यू खांसी वगैरह आ रहा है, इसलिए कल आपको वीडियो नहीं मिला होगा, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आज थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, तो मैं दवाई खा लिया हूँ, तो मुझे बेटर फीलिंग हो रहा है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे करके होगा। अगला देखिए, लिखा है
द ट्रिपिंग डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड नेमली, कौन सा ट्रिपिंग डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है? तो एचआरसी फ्यूज नहीं, ये नहीं होगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ही होता है जो ट्रिपिंग डिवाइस होता है, बाकी ग्लास फ्यूज, सर्किट ब्रेकर ये सब नहीं होता है ना। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जो ट्रिप करके ही काम करता है, ठीक है ना। तो ये आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। During continuity test in an installation, the measure indicated reading is. During continuity test in an installation के समय जो मैगर होता है, जो मैगर आपको पता है कि उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम रहता है, जो कि हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है। अर्थ के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैगर का यूज करते हैं। तो जब ना टेस्ट के दौरान मैगर द्वारा दिखाई गई रीडिंग क्या होगा इंस्टॉलेशन के समय? तो हमेशा ये दिखाता है 0 मेगा ओम, ये मेगा है, 0 मेगा ओम ही ये दिखाता है। बाद में ये 1 मेगा ओम शो करना चालू कर देता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये 0 दिखाता है। तो आंसर नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। What should be in the minimum clearance between earth and live conductor in LTO? LTO का मतलब होता है लो टेंशन ऑपरेटिंग लाइन, जो होता है LT लाइन, उसमें लाइव वायर और अर्थ एंड लाइव वायर कंडक्टर के बीच का क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो हमेशा 30 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। मतलब बोला जाता है 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, मैक्सिमम हमेशा 30 सेंटीमीटर को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है ना। ये सब ITI बेसिस पे क्वेश्चन है जो जेई वगैरह में भी पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बनता है बेटा, ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन है ना तो जेई में नहीं आएगा। ये सब जो सोच रहा होगा ना वो सबसे बड़ा मतलब गलती कर रहा होगा अपने उसका पेपर देने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के टॉपिक में इलेक्ट्रिशियन के बहुत सारे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जो कि बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। Which of the correct phase sequence in 3-phase supply? 3-phase supply में करेक्ट फेज सीक्वेंस क्या होता है? जैसे आपको पता है R, ये होता है Y, ये होता है B, रेड येलो ब्लू होता है ना। ऐसी फेज सीक्वेंस UV, UWV, UVW, VW, UW, WUV, तो इसका आंसर होगा UVW। ये करेक्ट फेज सीक्वेंस होता है। RYB जैसे है ना, वैसे UVW भी ये जानबूझ के घुमाने के लिए दिया है, यही फेज सीक्वेंस है। 120 डिग्री पे V से 120 डिग्री पे W, ऐसे करके रहेगा। फिर बोल रहा है the starting winding of a single phase motor is placed in the, ये placed है ना, placed in the starting winding सिंगल फेज मोटर में कहाँ लगाते हैं? तो हमेशा स्टेटर में लगाते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, रोटर में लगाते हैं हमेशा रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, इन अ शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, एक रिवॉल्विंग फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे? कैपेसिटर के थ्रू, रेगुलेटर के थ्रू, या शेडिंग रिंग के थ्रू, या वाइंडिंग के थ्रू? तो हमेशा शेडिंग रिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं शेडेड पोल मोटर में ये रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, अनशेडेड से शेडेड की ओर होता है, ध्यान रखिएगा, अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन की तरफ होता है। आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। देखिए लिखा है डबल अर्थ इज एसेंशियल फॉर ऑल। किसके लिए डबल अर्थिंग करते हैं? डबल अर्थिंग आपको पता है एक प्रकार डबल अर्थिंग आपको पता है एक प्रकार का बैकअप होता है। पहला अर्थिंग अगर काम नहीं करेगा तो दूसरा अर्थिंग काम कर देगा। तो यही डबल अर्थिंग हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं सभी मोटर्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। एमसीबी लिखा है, एमसीबी इज मोटर रिलायबल देन, किसके लिए होता है? एमसीबी डैश की तुलना में अधिक भरोसेमंद है। किसके तुलना में? स्विचेस नहीं, फ्यूज सही है, नहीं एक सेकंड,
एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद होता है, ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर सिर्फ ऐसे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मैंने अभी बताया ट्रिप पे आधारित होता है। ट्रिप लेके ये क्या करता है, मतलब इसको जैसे ही फॉल्ट रिले इसको भेजता है सेंस करके कि हाँ भाई यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देता है। ट्रिपिंग डिवाइस होता है ये, ठीक है ना। तो ये आंसर नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए लिखा है द कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज मेजर्ड इन डैश, सेल की क्षमता को डैश में मापा जाता है। किस में मापेंगे हमेशा सेल की क्षमता को, तो एम्पियर आवर में मापा जाता है। ये वॉट आवर, ये एनर्जी होता है बेटा, एनर्जी मीटर का होता है। किलो वॉट आवर जिसको बोलते हैं, वॉट तो पावर का होता है, पावर का यूनिट, और एम्पियर करंट का होता है ना। एम्पियर आवर किसका होता है बेटा, सेल की क्षमता, सेल की कैपेसिटी का ये यूनिट होता है। देखिए 100 एम्पियर आवर कैपेसिटी बैटरी शुड डिलीवर अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फॉर अप्रोक्सीमेटली, 100 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी को लगभग कितने देर तक 8 एम्पियर का करंट देना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल है, ये आईई रूल में भी बोलता है कि 100 एम्पियर आवर वाली अगर कोई बैटरी है ना जिसकी क्षमता है 100 एम्पियर आवर, अगर मैं इसको 8 उससे लेके चल रहा हूं ना कि 8 एम्पियर का करंट दे रहा हूं, कुछ नहीं करना है, ये 100 गुना 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, ये अगर इसको काटूंगा 4 दूनी 8, ये 25 से, ये 12.5 है ना, 12.5 घंटा आएगा ये वाला। तो अप्रोक्स कितना घंटा आएगा, तो 12 घंटे तक इसको चार्जिंग पे लगे रहना चाहिए, ठीक है ना। इसको ऐसे निकालते हैं भाई, आपको बताना है ये 100 एम्पियर आवर है, नीचे 8 आवर है, ये वाला 8 एम्पियर है, 8 एम्पियर का धारा है ना, बोल रहा है 8 एम्पियर का धारा है। एम्पियर एम्पियर कट जाएगा तो जो आंसर बचेगा वो आर में ही तो बचेगा ना। तो 12.5 का मतलब अप्रोक्स लगभग बोल रहा है ना, तो 12.5 का मतलब 12 है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए कितने बार मैंने क्लासरूम में भी कराया है, टू इंक्रीज द एम्पियर रेटिंग द सेल्स आर टू बी कनेक्टेड इन, सेल्स किस में कनेक्ट होता है, एम्पी, अगर मेरे को एम्पियर रेटिंग चाहिए तो सेल्स किस में कनेक्ट होगा हमेशा, तो पैरेलल में। पैरेलल से क्या होता है, करंट रेटिंग इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है, और सीरीज में जोड़ूंगा ना तो हमेशा क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है सेल का, ठीक है ना। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला बोल रहा है Which element is used as a semiconductor material, है तो बहुत ही सिंपल है। सेमीकंडक्टर में कॉपर यूज नहीं करते, प्लास्टिक यूज नहीं करते, ब्रास यूज नहीं करते, सिलिकॉन यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो रिवर्स वोल्टेज होता है ना, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है ना। जर्मेनियम भी यूज करते हैं, इसका 0.3 वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर हैज, एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है भाई, एक पीएन जंक्शन नाम ही होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ऐसे नाम लिखे है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एक पीएन और एक एनपी मिला के 2 पीएन जंक्शन हो रहे, तो आंसर होता है 2 पीएन जंक्शन, ठीक है ना। देखिए लिखा है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर पी रीजन, ये पी अलग है ना, पी रीजन इज कॉल्ड, पी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एन पी एन है ना, तो ये एमीटर बेस कलेक्टर ऐसी बनाता है। तो ये जो पी रीजन है ना, ये और कुछ नहीं बेटा, बेस होता है, ठीक है ना, ये बेस रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रांजिस्टर इज अ डैश ऑपरेटेड डिवाइस, एक ट्रांजिस्टर किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो हमेशा ट्रांजिस्टर वोल्टेज डिवाइस नहीं होता, वोल्टेज एंड करंट डिवाइस भी नहीं होता, ट्रांसफार्मर कपलिंग भी नहीं होता, हमेशा ट्रांसफार्मर एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। ध्यान रखिएगा, ये करंट को कंट्रोल करने वाला डिवाइस होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में भी पूछा हुआ है, एसएससी के बहुत सारा क्वेश्चन में आता है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कपलिंग, ये COUPLING, कपलिंग यूज्ड इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी AF एम्पलीफायर में कौन सा कपलिंग सबसे बेस्ट होता है, तो RC कपलिंग ही सबसे यहाँ पर यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, RC कपलिंग इसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज करते हैं, ठीक है।
देखिए फिर से ऑडियो फ्रीक्वेंसी वाला पूछा है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर हैज अ फ्रीक्वेंसी रेंज अप टू, ऑडियो फ्रीक्वेंसी में कितने फ्रीक्वेंसी रेंज का किया जाता है, तो हमेशा 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। मैं एक काम करूंगा, फ्रीक्वेंसी रेंज का ना आपको एक शॉर्ट्स में बना के दे दूंगा कि रेंज किसका किसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी का है, एक अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी का होगा, ऐसे करके कुछ कुछ रहते हैं। तो मैं आपको एक उसका चार्ट दे दूंगा तो आपको ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है ना। रेक्टिफायर सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेंज अप। एक रेक्टिफायर सर्किट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रजिस्टर्स नहीं भाई, ट्रांजिस्टर नहीं, कॉइल्स नहीं, डायोड पर ही रेक्टिफायर सर्किट डिपेंड करता है, ठीक है ना। डायोड के ही मिलने से रेक्टिफायर बनता है, ठीक। डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। फिर अगला क्वेश्चन, रिपल फ्रीक्वेंसी इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इज, एक फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो मैंने याद करिए रेक्टिफायर का मैंने आपको एक चार्ट भी दिया था और बोला था ये इसको जितना अच्छे से याद कर लेंगे उतना अच्छा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर का ये हमेशा होता है रिपल फ्रीक्वेंसी, ये फुल वेव रेक्टिफायर का भी होगा, ब्रिज रेक्टिफायर का भी होता है, ठीक है। तो 2F इसका आंसर आएगा, ठीक। F जो रहेगा हमेशा हाफ वेव का रहता है, क्लियर है। बोल रहा है when लोड करंट इंक्रीजेस द रिपल वोल्टेज, जब कहीं पे लोड करंट इंक्रीज होगा ना तो रिपल वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, तो रिपल वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। रिपल का मतलब होता है जो डिस्टरबेंस जनरेट हो रहा है वो वाला, तो रिपल में भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईटीआई के लिए भी और कभी कभी इलेक्ट्रिशियन के पेपर में देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर अ लाइव इलेक्ट्रिकल फायर, इनमें से कौन सा अग्निशामक है तो बिजली से लगी आग के लिए उपयुक्त होता है। लाइव का मतलब है बिजली से, तो हेलोन वाला, ठीक है ना। आग में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। मैंने इसको आपको आईटीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में पढ़ाया हुआ है, टेक्निकल सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जाके उसको देखिएगा। उसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में देता है, ठीक है ना। क्लास ए के लिए कौन सा यूज करते हैं, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, सबके लिए मैंने लिखा है, उसको एक रीड मार के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द मीटर यूज्ड टू मेजर द एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर अ लाइव इलेक्ट्रिक फायर। लाइव, देखो फिर से वही क्वेश्चन हो रहा है कि बिजली से लगी आग के लिए उपयुक्त होने वाला मापक यंत्र कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोमीटर, ये वाला, ठीक है ना। ये पायरोमीटर बता दीजिएगा किसका यूज होता है, हाइग्रोमीटर और ये टैकोमीटर, ये तो स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है ना। मेरे को इन दोनों में से बताइएगा कि आर्द्रता मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं। जरूर ये सब चीजें आपको याद होगा, बताइएगा क्योंकि ये सब पूछता है बेटा, ठीक है ना। When the tube light is switched on, there is a some vibrating sound from the choke. This is the due to loss. सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि चोक का मतलब होता है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये जो कहीं पे भी बना होगा ना तो इसको कहा जाता है चोक कॉइल। बेटा ध्यान रखिएगा ना, इसे कहते हैं चोक कॉइल, ठीक है। तो ये जो चोक कॉइल होता है इसमें से साउंड क्यों आता है जब ट्यूबलाइट ऑन होता है, तो ये कनेक्शन, वाइंडिंग टर्न्स, कोर या स्क्रू इन द कवर, तो कोर के कारण हमेशा क्या होता है, ये साउंड जनरेट होता है। वो जो चोक कॉइल देखे थे ना पहले, एक तो डब्बे में आता था, आजकल तो एलईडी वाला हो गया है, लेकिन पहले जो आता था उसमें ऐसा मिलता होगा आपको। मैं आपको लिख देता हूं कि कहीं आर और एल का कॉम्बिनेशन होगा ना, इसे कहा जाता है चोक, ठीक है। कहीं आर एंड सी का कॉम्बिनेशन होगा ना तो इसे कहा जाता है स्नबर सर्किट। थायरिस्टर प्रोटेक्शन में यूज करते हैं बेटा, इसको थायरिस्टर प्रोटेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, कहीं पे आर और सी पैरेलल पे होंगे ना तो इसको कहा जाता है फिल्टर, ये कहलाता है फिल्टर। कहीं पे एल एंड सी सीरीज में होंगे, एल एंड सी सीरीज में होंगे तो ये कहलाता है टैंक सर्किट।
कहीं आर, एल और सी सीरीज में होंगे ना, तो ये कहलाता है रेजोनेंस कंडीशन या रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, ये कुछ नाम है जो डायरेक्टली वन लाइनर आपसे कभी भी पूछ देता है, तो ये सब याद रखने का कोशिश करना है। ये जितने भी नाम लिखा हो इसको छोड़ना नहीं है बेटा, कहीं लिख लीजिए, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अ ट्यूब में बर्न आउट इफ द चोक कॉइल, ये कॉइल है, चोक कॉइल इज डैश, अगर चोक कॉइल डैश हो तो ट्यूब खराब हो सकती है। क्या होगा, तो चोक कॉइल अगर ओपन सर्किट होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्यूबलाइट खराब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी डाल दीजिएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए बोल रहा है एक मूविंग आयरन एमीटर रीड्स 10 एम्पियर, हाउ बिग इज पीक करंट ऑफ द ऑसिलेशंस। बोल रहा है कि एक मूविंग आयरन मीटर ना 10 एम्पियर का रीडिंग देता है। आपको पता होगा कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो चाहे ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हो, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करता है। ये तो आपको मैंने बताया है, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो यही आरएमएस मान, आई आरएमएस मान दिया है बेटा मेरे को, कितना, 10 एम्पियर दिया है। तो आई आरएमएस बराबर होता है आई एम बटे रूट 2। यही जो आई एम है ना, इसी को बोलते हैं आई पीक, इसी की वैल्यू मेरे को निकालना है। तो आई पीक बराबर कितना हो जाएगा, आई पीक हो जाएगा आई आर एम एस इंटू रूट 2। आई आर एम एस मेरा कितना है, 10 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.414। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.414 एम्पियर। ये रूट 2 10 एम्पियर होगा, किलो एम्पियर होगा। ये इसको सॉल्व होगा तो जीरो लग जाएगा, 141.4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही, इसी का यही आंसर होगा। ये या तो ये किलो एम्पियर होगा तभी ये आंसर देगा, नहीं तो ये 141.4 ऐसा कुछ देना चाहिए। ठीक है ना, ये इसी से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें हैं लेकिन मेन आंसर ये इसी कुछ आएगा। ठीक है ना, और तो कुछ आ नहीं सकते। ठीक, the formula for calculating in RL circuit is, formula for RL सर्किट में ये पावर होगा ना, पावर कैलकुलेटिंग, द फॉर्मूला फॉर पावर कैलकुलेटिंग इन RL सर्किट। एक RL सर्किट में जो पावर होगा ना, हमेशा वी आई कॉस फाई ही होता है, ये वाला ना। तो ये 3 फेज रहता तो रूट 3 लग जाता, तो आंसर आएगा वी आई कॉस फाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ चीजें दिक्कत होगा तो आप संभाल लीजिएगा बेटा। ये बताइए, ये तो बहुत इंडक्टेंस है। आरएल सर्किट दिया, रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 40 ओम। द इंपेडेंस इज, जेड बराबर होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यही होगा, क्योंकि ये ओम दिया है ना, तो ये जो इंडक्टेंस है ये और कुछ नहीं बेटा, रिएक्टेंस है, जिसको बोलते हैं प्रतिघात। ये प्रतिघात दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। आर का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। आपको मालूम है बेटा 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। 3, 4 और 5 का मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिपलेट, उसका यूज करना है बेटा जबरदस्ती का। 3 का 900 प्लस 4 का 1600 करके उसके बाद हम लोग निकालेंगे तो 2500 आएगा। तो 25 का एक 5 बाहर निकल जाएगा। ये करने के अच्छा है कि आपको पता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 30, 40 और 50 का भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। तो डायरेक्टली आंसर 50 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी मैथ्स आप एप्टीट्यूड पढ़ते हैं ना, उसको इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करने का कोशिश करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और कुछ नहीं है भाई, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, मैथ्स के अनुप्रयोग पूरा इसमें लगता है। देखो बोल रहा है, when testing a capacitor with an ohm meter, the meter indicates some resistance. The capacitor under test is, जब ओम मीटर से कैपेसिटर की जांच की जाती है और मीटर कुछ रेजिस्टेंस दिखाता है, तो जांच किया जा रहा है कैपेसिटर जो होगा ना, वो लीक होता है। लीक, वो कैपेसिटर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। इसी को चेक करते हैं फिर से हम लोग वापस ओम मीटर से। ठीक है ना, तो ये आंसर नंबर ए हो जाएगा, लीकी। ठीक, in a capacitive AC circuit, the
करंट लीड्स द वोल्टेज। मैंने आपको बताया था बेटा कि प्योर कैपेसिटर के केस में मैंने आपको कितने बार ये बताया है कि अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा ना, वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा तो करंट 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करता है। या फिर अगर मैं करंट को रेफरेंस लूंगा ना, करंट को रेफरेंस लूंगा तो वोल्टेज 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। अब इन दोनों में से जो भी मिल जाए वो सही है। करंट लीड्स द वोल्टेज, सही बात है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, ठीक। वोल्टेज लीड्स करंट, नहीं ये तो नहीं होगा। करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, नहीं होगा। करंट लैग्स वोल्टेज, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इन कैपेसिटिव ऐसे सर्किट बोला है ना, मतलब यहाँ पे प्योर कैपेसिटिव का बात कर रहा है। उस सर्किट में और कुछ भी जुड़ा नहीं है, सिर्फ एक प्योर कैपेसिटिव है। माफ करिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए लिखा है, This type of capacitor cannot be stored for a long time as it become defective due to aging। बोल रहा है इस प्रकार के कैपेसिटर को ना लंबे समय तक हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एजिंग इफेक्ट आता है। कौन सा कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है जिसको हम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, मतलब लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें एजिंग इफेक्ट आता है, ठीक है ना। तो ये आपके 35 क्वेश्चन थे, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए बेटा। मैंने जितने भी आपको अभी तक ऑब्जेक्टिव कराए हैं ना, अब तक नहीं भी तो कम से कम हम लोगों ने जैसे आप देखेंगे 50-50 का पहले भी मैंने सेट डाला हुआ है, अभी तक नहीं भी तो हम लोग 2500 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ यूट्यूब में कर चुके हैं। अगर आप सिर्फ उसको भी देख लेंगे ना तो आपको सॉरी गलती हो गया, अभी तक हम लोग नहीं भी तो ना 100, 200, 300 अगर आप देखेंगे कम से कम नहीं भी तो 1000-1500 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं यूट्यूब में ही। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन को भी देख लेंगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा। आप याद रखिएगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ के ना आप कभी भी पेपर आप नहीं निकाल सकते बेटा, ऑब्जेक्टिव में आना पड़ेगा। और इस चीजों को देखिए, जितना देखेंगे ऑब्जेक्टिव से घिरे रहेंगे, डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा मेन पेपर में, ठीक है ना। तो देखते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।